मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय प्लेटो से संबंधित है। पूर्व में हमने प्लेटो से जुड़ी हुई उसके प्रारंभिक जीवन की बातें और उसके गुरु सुकरात का उस पर क्या प्रभाव था, इस बारे में चर्चा की। आज हम उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ रिपब्लिक और उसके स्वरूप और विषय वस्तु के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि प्लेटो का जो ग्रंथ है उसने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें मुख्यतः प्लेटो, द स्टेट्समैन और रिपब्लिक ये मुख्यतः थे। और जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में उसने इन ग्रंथों को लिखा। जैसा कि उसने जीवन के अलग अलग स्तरों पर, उम्र के अलग अलग पड़ावों पर राज्य के प्रति, उसकी व्यवस्था के प्रति, राज्य और मानव के संबंधों के प्रति जो कुछ देखा, उसके आधार पर उसके जो कुछ विचार बने, और साथ ही सुकरात के द्वारा, उसके गुरु के द्वारा उस पर जो प्रभाव था, उस प्रभाव के साथ जो कुछ भी उसे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उचित लगा, उसने उन सभी को संवाद शैली के माध्यम से अपने ग्रंथों को लिखा। विशेषकर रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं तो यह रिपब्लिक जो ग्रंथ है वह प्लेटो का महानतम और सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। विशेषकर इस ग्रंथ के अंदर प्लेटो के जो विचार थे और उसका व्यक्तित्व है अपने बड़े ही पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। उसने ये जो ग्रंथ है लगभग अपने जीवन के 40 साल की उम्र के आसपास उसने इसकी रचना की थी, और इसमें उसने संवाद शैली का उपयोग किया था। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी, इसने उन सभी को अपने विचारों को वहाँ तक रखने के लिए, या यूँ कहें कि अपने विचारों को साबित करने के लिए अलग अलग पात्र लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय सोफिस्ट जो शिक्षा देने का काम करते थे, उनके विचार, साथ ही सुकरात के विचार, और जो उस समय के राजनीतिक वैज्ञानिक हुए, राज्य के प्रति विचार रखने वाले जो लोग हुए, उनके जो विचार थे, उन विचारों के माध्यम से आपस में संवाद शैली के माध्यम से वो वाद विवाद करवाते हुए उस निष्कर्ष तक पहुंचता था जिस बात को वह साबित करना चाहता है। और मुख्य बात यह भी है कि उसने उन पात्रों को लिया जो उस समय विद्वान माने जाते थे, उन पात्रों के माध्यम से अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास किया है। बेंजामिन जोबेट, जिन्होंने प्लेटो की संपूर्ण रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उन्होंने भी यह बात कही कि प्लेटो की अन्य ग्रंथों में अन्यत्र कहीं भी इससे अधिक तीखा व्यंग्य, परिहास, नाटकीयता और परिकल्पना देखने को नहीं मिलती है, जैसा कि प्लेटो की रिपब्लिक रचना में देखने को मिला है। यहाँ साथ ही रिपब्लिक के बारे में कहा जाता है कि प्लेटो के दार्शनिक विचारों की समग्रता के दर्शन इसमें होते हैं। साथ में अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। आगे हम देखेंगे कि अलग अलग भागों में बांटकर रिपब्लिक में बहुत से विषयों पर चर्चा की गई है। साथ ही प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के लिए इसके अंदर विशद विवेचन भी किया गया है, यानी विस्तार पूर्वक ये बताया गया है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए एक राज्य के लिए, वह शिक्षा व्यवस्था उस राज्य के अनुरूप होनी चाहिए, और किस तरीके से वह शिक्षा व्यवस्था होगी, इसका पूरा वर्णन भी उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में किया है। साथ ही मानव के कर्मों के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का भी उल्लेख वह करता है, और साथ ही इसमें इतिहास के दर्शन भी इसमें विद्वान है। राज्यों के उत्थान, उनके पतन की एक चक्रात्मक व्याख्या कि कब राज्य की स्थिति कैसी होगी, इसके बाद वाली स्थिति कैसी आएगी, उनके पीछे वर्तमान आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की मीमांसा भी इसमें देखने को मिलती है। रिपब्लिक एक ऐसी बुक है जिसका स्पष्टतः वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आखिर ये दर्शन पर लिखी गई है, या मनुष्य जीवन पर है, या किसी और पहलू पर, या विशिष्ट शिक्षा पर। किसी एक पक्ष के आधार पर इस पुस्तक का वर्गीकरण करना संभव नहीं है। इसमें अगर देखें तो रिपब्लिक का केंद्रीय विषय जो है वो अच्छे मनुष्य और अच्छे जीवन की समस्याओं पर विचार करना है कि एक व्यक्ति के जीवन को अच्छा और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। प्लेटो की अगर दृष्टि में देखें तो अच्छा मनुष्य और अच्छा जीवन केवल अच्छे राज्य में ही संभव हो सकते हैं, और रिपब्लिक ही बताया गया है कि इन वस्तुओं को किस प्रकार जाना जा सकता है और किस प्रकार इनको प्राप्त किया जा सकता है।
यह समस्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि व्यक्ति और समाज के जीवन का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं रह सकता कि मनुष्य का जीवन कैसे अच्छा हो, सुंदर हो और कैसे उसको प्राप्त करें। वह अगर हम देखते हैं कि निश्चित रूप से ये जो पुस्तक है इसमें कोई एक पक्ष नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति भी है, नीति शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, मनोविज्ञान भी है और किसी एक विषय से संबंध रखने वाली पुस्तक नहीं है। जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका प्रारंभ आचार शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से होता है और इसके प्रारंभ में ही यह प्रश्न उठाया गया कि न्याय क्या है। इसका मतलब ये जो पुस्तक है इसकी सारी बातें इस बात के चारों तरफ घूमती हैं कि आखिर न्याय क्या है, उसकी प्राप्ति या संप्राप्ति कैसे की जा सकती है और इसी को पाने के लिए जो कुछ प्रयास किए गए हैं उसका जिक्र इसमें किया गया है। जैसे न्याय और मानव आत्मा के नैतिक गुणों का विवेचन करने के कारण इस बुक को कभी कभी आचार शास्त्र का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें यह बताया कि नैतिक गुणों का विकास केवल शिक्षा के द्वारा नहीं किया जा सकता और अच्छे शासन के लिए शासकों की जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था करना भी अनिवार्य है। रिपब्लिक के अंदर शिक्षा समस्याओं का भी विशद विवेचन किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्लेटो ने खुद ये माना था कि यह जो शिक्षा है यह केवल कोई सामान्य नागरिकों के लिए नहीं होनी चाहिए, व्यापारियों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि शासक वर्ग के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो दार्शनिक हैं रूसो, फ्रांसीसी दार्शनिक, उन्होंने जब इस पुस्तक को देखा तो चूँकि हर एक विचारक अलग अलग दृष्टि से हर एक ग्रंथ को देखता है, तो उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उनको इसमें शिक्षा का पक्ष ज़्यादा मजबूत लगा अन्य पक्षों की तुलना में। इसे केवल शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ न माना जाए, बल्कि अलग अलग विद्वानों ने अपनी दृष्टि से जो देखा उसके अनुसार किसी ने इसे दर्शन कहा, किसी ने कहा कि इतिहास पर लिखा हुआ ग्रंथ है, किसी ने कहा शिक्षा पर लिखा हुआ ग्रंथ है, किसी ने कहा न्याय की व्याख्या करता है। तो हर एक विचारक ने इसको अपने अपने दृष्टिकोण से इसके विषय को, अलग अलग विषय को महत्वपूर्ण माना। एक राजनीतिक विचारक बार्कर, जिन्होंने अपनी पुस्तक ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी में कहा कि यह मानव के समग्र जीवन के प्रस्तुतिकरण का प्रयास है। क्रियाशील मानव यानी मैन इन एक्शन या मनुष्य के कार्य ही इसके महत्वपूर्ण विषय हैं। अतः इसका संबंध नैतिक और राजनीतिक जीवन की समस्याओं से है। मानव एक समष्टि है, उसके कार्य और विचारों को जाने बिना समझे नहीं, उसको समझा नहीं जा सकता। इसलिए रिपब्लिक मनुष्य के विचारों और उसके द्वारा निर्मित कानूनों की भी विवेचना करता है। इस दृष्टि से रिपब्लिक मनुष्य की संपूर्ण जीवन दर्शन का एक सांगोपांग दर्शन है, ऐसा बार्कर का मानना है। इसी प्रकार एक अन्य विचारक नेटलशिप, जिन्होंने अपने ग्रंथ लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो के बारे में कहा कि रिपब्लिक में मानव आत्मा के उत्थान और पतन का आदर्श चित्र है। इसमें यह बताया गया है कि वह किस प्रकार के चरम शिखर पर पहुंचकर भी पतन के सबसे गहरे गड्ढे में गिर सकता है। ऐसा समझाते हुए इसमें मानव आत्मा का और उसकी समूची प्रकृति का विश्लेषण किया है, ऐसा नेटलशिप का मानना है। एक अन्य विद्वान विल ड्यूरेंट ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में रिपब्लिक के बारे में कहा है कि इस ग्रंथ में प्लेटो के आध्यात्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, कला सिद्धांत प्रतिपादित हैं। साथ ही इसमें आधुनिक समस्याएं विश्लेषित हैं, जैसे साम्यवाद, समाजवाद, नारी की स्वतंत्रता, गर्भ निरोध, सुप्रजनन आदि। नीत्शे के द्वारा बताई गई नैतिक और कुलीन तंत्र की समस्याएं तथा बर्गसा और फ्रॉयड के मनोविश्लेषण के साथ इसमें सभी कुछ है, ऐसा विल ड्यूरेंट का मानना है रिपब्लिक के बारे में। विषय वस्तु की दृष्टि से अगर हम देखें तो रिपब्लिक को 5 खंडों में या 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि ऐसा कोई स्पष्ट है विभाजन प्लेटो के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने जैसा उसे देखा और समझा, उसके आधार पर उसकी जो विषय वस्तु, अलग अलग विषय वस्तु जो उसने बताई हैं, वो जो देखने को मिली, उनके आधार पर ही पाया गया कि इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु या विषय शामिल हैं। तो इसी के आधार पर उसको 5 भागों में जो है बांटकर देखा जा सकता है। जैसे कि
एक तरफ हम देखें तो पहले भाग में इस रिपब्लिक में मानव जीवन, न्याय की प्रकृति और नैतिकता के अर्थ, इन बातों को समझाया गया है। इसी प्रकार अगर दूसरे खंड में देखें तो इसमें राज्य के संगठन और शिक्षा पद्धति का वर्णन है। यहाँ प्लेटो तथा आदर्श मानव समाज की स्वरूप को प्रस्तुत उसने किया है। साथ ही मानव स्वभाव के तीनों तत्वों और मानव समाज के तीनों वर्गों का समाज में स्थान इस खंड में विवेचित किया गया है। इसी प्रकार अगर तीसरे भाग को अगर देखें तो तीसरे भाग का प्रमुख जो विषय है वो है दर्शन। इसमें राज्य के उस संगठन का पुनः वर्णन किया गया है जो साम्यवाद पर आधारित होकर दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है। यहाँ प्लेटो के दर्शन में अच्छाई का आदर्श यानी द आइडियल ऑफ गुड सामाजिक और राजनीतिक गुणों का स्थान ले लेता है। इसी प्रकार इस पुस्तक के चौथे खंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर मनुष्यों और राज्य की विकृत हो जाने पर जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है उस पर प्लेटो ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और साथ ही निरंकुशता और आनंद की प्रवृत्ति का भी इस भाग में उसने वर्णन और विवेचन किया है। और जो इसका अंतिम भाग के रूप में इसको देखा जा सकता है पांचवें में, उसमें दर्शन से कला का संबंध बताया है और दूसरे भाग के अंदर आत्मा की क्षमता पर उसने विचार विमर्श किया है। तो इस तरह से विषय वस्तु के आधार पर हम इस पुस्तक को जो है 5 खंडों में बांट करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि आखिर उसकी रिपब्लिक जो है उस बुक का उद्देश्य क्या था, किस आधार पर उसने या किस उद्देश्य को लेकर वो चला। तो हम देखते हैं कि रिपब्लिक की रचना करते समय प्लेटो के कुछ उद्देश्य थे जिसके आधार पर उसने उसकी रचना की थी। उस समय सोफिस्ट शिक्षा देने का कार्य किया करते थे और वो जो कुछ राज्य के बारे में लोगों को बताते थे उसका प्लेटो विरोधी था। जैसे अगर हम देखें कि सोफिस्टों के द्वारा आत्मतृप्ति के सिद्धांत की बात कही जाती थी जिसे उस युग के भ्रष्टाचारी जो जनतंत्री राज्य थे उन्होंने अपना रखा था। तो प्लेटो का ये उद्देश्य था कि उसे जुटलाया जाए, उस आत्मतृप्ति के सिद्धांत को जुटलाया जाए और खंडित किया जाए। साथ ही जो सोफिस्टों का व्यक्तिवाद था उसका विरोध कर राज्य के जैविक स्वरूप यानी ऑर्गेनिक नेचर को स्थापित करना भी प्लेटो का उद्देश्य था। वो ये बताना चाहता था कि राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं है और न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक वही है जो जन कल्याण के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने में उच्च कोटि का आनंद की अनुभूति वो करे। वो हिंसात्मक व्यक्तिवादी की प्रवृत्ति और अज्ञान से उद्भूत ग्रहवाद के विरुद्ध प्लेटो ने इस ग्रंथ द्वारा प्रबल विरोध किया है। जैसा कि हम देखते हैं कि बार्कर ने अपने शब्दों में प्लेटो के बारे में कहा कि प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का लक्ष्य एक ऐसे शासन अधिकार की स्थापना करना था जिसमें न तो अमीर गरीब पर और न गरीब अमीर पर शासन कर सके, बल्कि शासक एक ऐसा या ऐसे व्यक्ति हों जो दोनों के ऊपर हों तथा कम से कम वो दोनों के शासन में भागीदार बन सके। यहाँ एक उद्देश्य और भी नजर आता है कि उस समय जो ग्रीक राज्य थे वहाँ लॉटरी के द्वारा नियुक्ति की एक व्यवस्था प्रचलित थी, वह उसका उन्मूलन चाहता था। उस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पद के लिए योग्य समझा जाता था और लॉटरी के माध्यम से जिसका भी नाम आता था वो उस पद के लिए कार्य करता था। तो एक ही व्यक्ति विभिन्न पदों पर नियुक्तियां उस लॉटरियों के माध्यम से पा सकता था, जबकि चाहे उसमें उसकी क्षमता हो या ना हो, वह उसके लिए कुशल हो या ना हो। तो इस प्रथा के कारण एथेंस के तत्कालिक जनतंत्र को अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में कठपुतली बना दिया था। इससे वो बड़ा व्यथित था। प्लेटो चाहता था कि किसी भी तरीके से यह प्रथा जो है वो समाप्त हो सके। इसलिए प्लेटो ने एक ऐसे शासन तंत्र का निर्माण करने की चेष्टा की जिसमें स्वार्थपरता के स्थान पर सर्वोदय का भाव हो, पारस्परिक फूट के स्थान पर एकता हो और अनुभवहीन शासकों की अकुशलता के स्थान पर ज्ञान आधारित क्षमता और योग्य शासक शासन कर सकें। इसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने रिपब्लिक लिखी थी और इसमें 2 साधनों का उसने विशेषकर जिक्र किया है। एक तो है विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, दूसरा है एकीकरण यानी यूनिफिकेशन। जैसा कि देखते हैं कि रिपब्लिक के आदर्श राज्य में विशेषीकरण लाने की दृष्टि से प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला आर्थिक वर्ग, दूसरा सैनिक और तीसरा शासक वर्ग था। और प्रत्येक वर्ग को अपने अपने निर्धारित कार्य में तत्पर रहने की स्थिति को ही न्याय बताता था कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे जो कार्य सौंपा गया है वो अपना कार्य करे और निर्धारित कार्य के अनुसार वह आगे बढ़े, तो वही न्याय है। प्लेटो साथ ही अपने जो उनके महान शिक्षक थे सुकरात,
तो उनके अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है, इस महान उद्घोष को भी उसने रिपब्लिक के माध्यम से साकार करने का प्रयास किया। साथ ही अपनी रिपब्लिक में न्याय और दार्शनिक राजा की अवधारणा के माध्यम से तत्कालिक यूनान के अज्ञानी समाज और उसमें व्यक्त विघटनवाद के प्रभावी निदान वो प्रस्तुत करने की इच्छा रखता था। जैसा कि हम जानते हैं कि वो तत्कालीन ग्रीक जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उससे व्यथित था, क्योंकि उसी व्यवस्था के कारण उसके गुरु सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा था और वो जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो उस समय की तत्कालिक जो समस्याएं थी समाज की, राज्य की, उनको वो समाप्त करना चाहता था। वो जो गलत परंपराएं पड़ी हुई थी जिसके आधार पर शासन किया जा रहा था, उसको समाप्त करना चाहता था, न्याय की स्थापना करना चाहता था, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहता था। साथ ही उस समय की जो गलत परंपराएं जैसे लॉटरी पद्धति, उसको समाप्त करना चाहता था। और वो उस राजनीतिक व्यवस्था को सही करने का उसका उद्देश्य था, ताकि जीवन को सुंदर और अच्छा बनाया जा सके और उस समय की तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जा सके।